मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ राइटिंग नंबर वन पे रोमांस ड्रामा है। हमारा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। 30 एपिसोड का सीरियल इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता। लुक्स मैटर करती है। लुक्स मतलब आप कोई ऐसा एक्टर बता दे जिसकी लुक्स मजेदार ना हो और वो स्टार हो। मुझे लगता है मर्द जो है ना ज्यादा ड्रामेटिक होकर आता है। अपने रब की इश्क या अपने रब की मोहब्बत को पाने के लिए वो दुनिया के बहुत करीब के रिश्तों को कैसे ठुकरा कर उसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत बनाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओपन टॉक। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान है और हमारे सारे मेहमान ही ज़बरदस्त होते हैं, तो इसलिए हम आज भी आपको मायूस नहीं करेंगे। तो हमारे साथ कौन मौजूद हैं? आजकल हर इंसान जो पाकिस्तानी ड्रामों का फ़ैन है, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, अफगानी हो या कोई और हो, वो सब आजकल बात कर रहे हैं इश्क मुर्शिद का। और बड़े एक्साइटेड हो कि जो नॉन पाकिस्तानी हैं वो तो बड़े एक्साइटेड होकर स्टार्ट करते हैं बात कि भाई क्या बात है, क्या ड्रामा है, मज़ा आ गया यार। लेकिन इश्क मुर्शिद का मतलब क्या है? तो इश्क मुर्शिद का मतलब कितना डीप है और क्यों है, ये भी हम इस पर बात करेंगे उनके ही राइटर से जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं। लकीली हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ आज वो मौजूद हैं और हमसे गपशप करेंगे, हमें बताएंगे बिहाइंड द सीन भी बहुत कुछ और कुछ चटपटी बातें भी उनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत संजीदा आदमी है वो। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल खालिक खान साहब। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सेम हियर, सेम हियर। बहुत खुशी हुई आप आए। सर जी, ये पहले बता दें कि इश्क मुर्शिद जो है मुझे तो पता है, लेकिन बाकी बहुत से लोग जिनको नहीं पता हो, जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं, तो उनको जरा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, मुर्शिद है रास्ता बताने वाला, आपको राह दिखाने वाला, आपको आपकी मंजिल की तरफ पहुंचाने वाला जी। और मुझे लगता है कि इश्क से बेहतर कोई हो नहीं सकता जो आपको आपके मंजिल के साथ कनेक्ट कराने के लिए एक जद्दोजहद में आपके साथ पार्टिसिपेट ना करे। तो इश्क का रास्ता बेसिकली अगर आप दीन की तरफ से भी देखें, दुनिया की तरफ से भी देखें, तो वो बेसिकली आगाही और मोहब्बत का एक रास्ता बताने का कहते हैं। तो इश्क मुर्शिद, चूंकि कहानी का कॉन्टेक्स्ट के अंदर माँ पहली जो मेरी कहानी है, तो माँ कहीं बैकग्राउंड में है। अगर आप जुबैदा सिकंदर के कैरेक्टर को देखें तो जिसको शामिर सिकंदर अपना मुर्शिद भी मानता है और उन्हीं के रास्ते से अपने इश्क के रास्ते की तलाश में लगा हुआ है। क्या बात है। अब उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं समझ में आया था वो इस खूबसूरत डेफिनेशन के बाद जो है वो कंप्लीटली मजा आएगा। इसको एक नया लेयर और नई डेप्थ मिल गई है आपके शो को। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अब एज अ राइटर जो है, मैं बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, लोगों से बात करता रहता हूँ, कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन, कुछ सामने खुल के बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार कैमरा बंद करो पहले और फिर बात करेंगे व्हाट्सएप पे। लेकिन आप बताइए कि ये जो पूरा प्रोसेस है एक ड्रामा क्रिएट करने का, वो एज अ राइटर तो आपका प्रोसेस है ही, लेकिन उसको टीवी की स्क्रीन तक लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रोसेस तो यही होता है, राइटर अपना कॉन्सेप्ट लिखता है, फिर चैनल को देता है, फिर चैनल उसके ऊपर कोई कमेटी शमेटी बनाता है, फिर वो उसका अप्रूवल देते हैं और वो फिर ड्रामा बनना शुरू हो जाता है। मेरा फॉर्मेट जरा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि जो कहानियां मेरे दिल के बहुत करीब है तो उसकी अप्रूवल भी मेरा दिल ही देता है या देती है उसकी अप्रूवल की। हाँ यार, ये कहानी क्या मैं लिखूं, इस पर मैं अपना टाइम लगाऊं, तो वो कैरेक्टर्स मुझे कितना फैसिनेट करते हैं, मुझे कितना अट्रैक्टिव लगते हैं, तो मैं फिर उनकी एक दुनिया क्रिएट करके फिर अपने आर्ट को आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि मैं इस तरीके से अपनी कहानी बताना चाहता हूं। इश्क मुर्शिद की भी जर्नी इसी तरीके से शुरू हुई। बेसिकली देखिए, सब कॉन्टिनेंट की पिच पर हम जनरली जिन मौजूआत पे खेलते हैं, वो जो जॉनर है वो रोमांस ड्रामा है बल्क में। तो चूंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस एज वेल, सारी चीजें आपकी नंबर गेम पर ही चल रही होती है। चाहे आप यूएस का टेलीविजन उठा के देख ले, सब कॉन्टिनेंट का उठा के देख ले, इवन आप ओटीटीज उठाकर देख ले, तो सारा एक मायावती के जाल में रचे हुए हैं। सही बात है, ऐसे ही। और फिर ऑडियंस के पास भी इतने सारी चॉइसेस है। अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी मैं उसको स्किप कर दूंगा, या कमेंट में उसकी बुराई करके मैं फिर आगे निकल जाऊंगा। मैं दोबारा उसी जगह पर आकर फिर उसकी बुराई नहीं करूंगा, या मैं उसको दोबारा देखने पे अपनी एनर्जी
वेस्ट नहीं। हाँ, टाइम का मसला है सबसे बड़ा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसी तरह राइटर्स की भी अपनी एक दुनिया होती है, बहुत सारी कहानियां उसको आकर हिट होती है, कैरेक्टर्स आकर हिट होते हैं। तो कुछ ऐसी कहानियां और कैरेक्टर्स होते हैं जो राइटर को कहते हैं कि यार मुझे लिखो और मेरी दुनिया के बारे में एक फिक्शन वर्ल्ड को आप एक रियलिटी के वर्ल्ड को जाकर बता दो। तो इश्क मुर्शिद उसी सफर की एक जर्नी है। मैंने बेसिकली 3 कहानियां डिजाइन की थी इश्क मुर्शिद को लेकर। जो पहली कहानी थी जो आप देख रहे हैं और अभी वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है कहानी, तो वो कहानी एक ऐसे लड़के की थी जो अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए किन किन मुश्किलात से गुजर कर उसे जाना पड़ता है। तो दूसरी कहानी फिर मैंने लिखी, सोची है, उसकी मैंने स्टोरी राइटिंग मैंने कर ली है कि एक लड़का है जो अपने ब्लड, बहुत क्लोज के ब्लड रिलेशन को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पहुंचाने के लिए किन किन रस्तों से गुजरेगा और किन किन मुश्किलात को फेस करेगा। और तीसरी जो कहानी है वो इन दोनों कहानियों से बड़ी है, वो इस कॉन्टेक्स्ट से बड़ी है कि उसमें अपने रब के इश्क या अपने रब की मोहब्बत को पाने के लिए वो दुनिया के बहुत करीब के रिश्तों को कैसे ठुकरा कर उसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत बनाएगा। अमेजिंग, बिल्कुल, क्या बात तो है। पहली कहानी आप देख रहे हैं, आप अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोग उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, हम चूंकि प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप मतलब नॉर्मली आपकी जो कोई भी कहानी स्टार्ट होती है, मेरा भी बैकग्राउंड है क्रिएटिव राइटिंग और प्रोडक्शंस के साइड पे, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि बाज़ दफ़ा कोई छोटा सा कोई इंसिडेंट आपको क्लिक हो जाता है, कोई एक जुमला क्लिक हो जाता है और उससे फिर आप बुलंद करते हैं सारी चीज़ों की। ऐसा ही है। तो आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा वर्क करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि कैरेक्टर कोई आपके जहन में आता है कि यार एक ऐसा किरदार हो और उसके गिर्द कहानी आप बनाते हैं, या कोई और थॉट प्रोसेस है? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर मौजू इश्क मुर्शिद को लेकर कहूं, जिस तरह से मैंने कही भी थी कि वो 3 लड़कों की जर्नीज हैं, तो मुझे, अच्छा, हर राइटर का अपना एक एरिया ऑफ प्लेइंग होता है कि जिस एरिया में वो खेलना चाहता है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ राइटिंग नंबर 1 पे रोमांस ड्रामा है। सही, रोमांस ड्रामा, थोड़ा यूथ बेस्ड, लाइक थोड़ा मोमेंट्स बेस्ड। तो एज अ राइटर मुझे ये चीजें ज्यादा अपील करती है। अच्छा, आपको उस ड्रामे में भी जो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं लोगों को बहुत टच करते हैं, वो रोमांटिक सीन्स ही होते हैं कि उसमें कोई खूबसूरत बात हो रही है, कोई लच्चरपन नहीं होता उसमें डेफिनेटली, मगर बहुत खूबसूरती के साथ, नज़ाकत के साथ जो है वो आप लोग फील कर सकते हैं मूवमेंट्स को उसके अंदर। वो आपने बहुत खूबसूरत डेफिनेटली लिखे हुए हैं, और जिन अदाकारों ने उन्हें परफॉर्म किया है वो भी अमेजिंग काम है। डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा उसको शूट किया हुआ है, अनडाउटेडली। बिल्कुल। तो ये भी एक चीज है। तो अच्छा, इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर इस ड्रामे में कौन सा है? जैसे हर बंदे का मुख्तलिफ है, जो लोग फैंस हैं जो पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो किसी एक कैरेक्टर के फैन हैं, कोई किसी और के। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? देखिए, एब्सोल्युटली द न्यूक्लियस ऑफ दिस होल कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट इज शामिर सिकंदर। अच्छा। और शामिर सिकंदर जिसके लिए पागल हुआ, सब कुछ छोड़ दिया, एंड शिबरा ऑफ कोर्स। तो मेरे लिए शामिर सिकंदर स्लैश फजल बख्श एंड शिबरा मेरे बड़े फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि जब आपका न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाता है ना, तो फिर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को सजाने में ज्यादा मजा आता है। फिर क्या बात है, जबरदस्त है। जो ओरिजिनल फजल बख्श हैं, उनका किरदार कहाँ से आपके जहन में आया? तो कोई आपने असल जिंदगी में देखा था कि कोई इस तरह का कैरेक्टर? नहीं, ओरिजिनल फजल बख्श का सिर्फ एक सीन मैंने लिखा था। वो सब्जी वाला सीन था, जब वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए 5000 का नोट देकर बोलता है कि ये जितने के भी सब्जी खरीदे तुम इसको हाँ पे हाँ बोलते जाओ। उस एक सीन से द क्रेडिट गोज टू फारूक रिंद, जिन्होंने उस एक सीन से उस कैरेक्टर को डिफाइन किया या उसको स्क्रिप्ट के अंदर उसका हिस्सा बनाया, जिंदा कर दिया उसे। तो वो जो क्रेडिट है वो अनडाउटेडली फारूक रिंद को जाता है कि उन्होंने अली गुल मल्ला जैसे एक्टर को थ्रू इश्क मुर्शिद, यानी जब इश्क मुर्शिद लिखा जा रहा था तो कहीं पे अली गुल मल्ला की डेस्टिनी भी कुदरत लिख रही थी। डेफिनेटली, क्योंकि उनके लिए तो लाइफ चेंजिंग हो गया ये जो है। ऐसा ही है कैरेक्टर, वो करियर। और मुझे एज ए ह्यूमन टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी सुनी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने जी थ्रू फारूक रिंद। अच्छा।
मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि यार अली गुल मल्ला को ये मकाम कुदरत ने प्रोवाइड किया और उसका वसीला फारूक रिंद बने, और फारूक रिंद के पास वो वसीला एक स्क्रिप्ट की शक्ल में आया, तो वहां पे उन्होंने उसको बुन दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर अली गुल मल्ला, टू बी ऑनेस्ट। नो, वेल डिजर्व, बहुत बहुत वो डिजर्व करते हैं। और ये देखें कि आपने जिस तरह अभी बताया हमें और हमारे ऑडियंस को कि वो एक सीन से स्टैंड आउट हो गए, यानी एक टैलेंटेड इंसान को एक सीन से नहीं, मैंने एज अ राइटर एक सीन लिखा था फारूक रिंद। दादा को ये क्रेडिट सारा जाता है, 99.9% दादा को जाता है। अच्छा, कि उन्होंने फजल बख्श के कैरेक्टर को क्रिएट किया स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, उस एक सीन से उठाकर उन्होंने उसका पूरा पोर्ट्रे बना दिया। अमेजिंग। अच्छा, हाँ, ये वैसे आपका बड़ापन है कि आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है और अमेजिंग, बहुत अच्छा। इसमें जो सिंधी वाला जो फैक्टर है, क्योंकि वो सिंधी है, लेकिन उसके बावजूद हाँ, ये जो इश्क मुर्शिद की जो पहली दूसरी तीसरी कहानी है, इसके अंदर मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स मेरे प्रोटैगनिस्ट ही है। अच्छा। मैं जो प्यार करता हूँ, मैं अपने प्रोटैगनिस्ट से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि जब कोई भी राइटर अपने प्रोटैगनिस्ट से प्यार करता है ना, बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसकी दुनिया फिर बड़ी खूबसूरत बन जाती है, जिसके अंदर एंटागनिस्ट आते हैं, माइनर सपोर्टिंग, मेजर सपोर्टिंग, ये सारे खड़े हो जाते हैं। फिर तो मेरे लिए एज अ राइटर मेरे प्रोटैगनिस्ट से प्यार करना बहुत जरूरी। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। तो ऐसा होता है कभी आप बायस्ड हो जाते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, फेवरेट कैरेक्टर के साथ, और आप निग्लेक्ट भी करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स को, फिर कोई और आपको पॉइंट आउट करता है कि ऐसा होता है? अच्छा, यहाँ पर फिर अगेन चले, ठीक है, इस पे छोटी सी डिबेट हो सकती है। हर आदमी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। मैंने कहा ना, मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ अपने प्रोटैगनिस्ट को लेकर। मुझे लगता है कि फिर अच्छा, मेरी जितनी भी कहा, मैंने बहुत कम स्क्रिप्ट्स लिखी है, 6-7 मैंने स्क्रिप्ट अभी तक लिखी है। मैं अपने प्रोटैगनिस्ट को फिर इतना बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ कि उसके सामने के कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन उनका जो एक पर्सोना होता है, देखो यार, हीरो का जो पर्सोना है ना, अगर आप कॉमिक्स उठा के देख लें, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जांपल दूंगा, कि जब यूएस आर्मी ने या यूएस गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी और नेशन को मोटिवेट करने के लिए कॉमिक्स में कैरेक्टर्स क्रिएट किए, वो कैरेक्टर्स इतने बड़े हो गए कि उसने पूरी नेशन को मोटिवेट कर दिया। तो इसलिए हीरो, अच्छा, जैसे हम लोग जब हम जवान हो रहे थे, तो हम शाहरुख खान एकदम से आता है, अमित जी को हमने अपने बचपन में देखा, ये जितने भी आज के जितने एक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है हीरो का सबसे बड़ा होना बहुत जरूरी है। I agree with you. जैसे हीरो बड़ा होगा तो उसको बड़ी गेम दी जाएगी, बड़ा टास्क दिया जाएगा, बड़े चैलेंज दिए जाएंगे, बड़े कैरेक्टर्स के सामने उसको खड़ा किया जाएगा। राइट। सो दैट इज द रीजन फॉर मी। शायद मुझे लगता है हमेशा एक हीरो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, हीरो स्लैश हीरोइन, ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं, अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक और चीज जो है वो इसमें ये है कि मेरे जहन में अभी एक सवाल आ रहा है, आई डोंट नो आपसे पूछना चाहिए या नहीं, किसी हमें थर्ड पर्सन से पूछना चाहिए। रोमांस जो है वो खासतौर पर पाकिस्तानी टीवी के ऊपर आप कम से कम 15 साल, पिछले 15 साल 20 साल में खवातीन से हो गया है कि वो खवातीन राइटर जो है रोमांस बहुत खूबसूरत लिखती हैं। जिस तरह अभी जाने जहाँ चल रहा है, बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत प्यारा रोमांस लिखा हुआ है इसमें रिदा ने। तो इसी तरह आपको लगता है कि आदमी जो रोमांस लिखते हैं और जो खवातीन रोमांस लिखती हैं, उनमें आपको क्या लगता है कि कुछ फर्क होता है या सब सेम ही लिखते हैं? सेम नहीं हो सकती। अगर एक हाथ की 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों की इंपॉर्टेंस है। राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 उंगलियों में से एक उंगली दे दे, तो आप 5 दिन तक सोचते ही रहेंगे, यार कौन सी उंगली दूं? नहीं, मसला हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मसला हो जाएगा। देखिए, ये जरूर हो, देखो, राइटर जो है ना, अपने अपने एक्सपीरियंसेस प्लस गॉड यूनिवर्स ने जो गिफ्ट उसे दिया हुआ होता है। देखो, लिखना एक तोहफा है ना, मतलब ये इंसान का कोई कमाल नहीं है, वो रब की जात ने एक टैलेंट से उसे नवाजा हुआ होता है। तो उसी तरह खवातीन को भी नवाजा हुआ होता है। मुझे दोनों में डिफरेंस तो आएगा, कैसे नहीं आएगा। हम लोग अपनी अपनी जो हमारी लाइफ की जर्नीज रही हैं, और हम कितना फिक्शन बेस्ड कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जब खातून लिखेंगी, उसके रोमांस का लेवल कुछ और होगा पेपर पे, एंड वाइस वर्सा। और मर्द जब कुछ, जैसे खलील साहब
वन ऑफ द मेरे फेवरेट राइटर्स हैं, मेरे फेवरेट। उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ। अब वो जो लिखते हैं वो हीरो को बड़ा करके अपनी रोमांस की कहानी सुनाते हैं। बहुत बड़ा, हाँ। ठीक है, हाशिम भाई भी मुझे लगता है पर्सनली वो भी अपने मेल कैरेक्टर को बड़ा करके रोमांस की दुनिया सजा देते हैं। राइट। सेम इज विद मी कि मुझे अपने प्रोटैगनिस्ट को इतना बड़ा करना पड़ जाता है, या मैं चाहता हूं कि वो इतना बड़ा हो जाए कि उसकी दुनिया बड़ी क्रिएट हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि औरत का टच अपनी जगह पे बहुत मजेदार है रोमांस ड्रामा लिखने में, मर्द का डिफरेंट एंगल होता है। किसका अच्छा या सबसे अच्छा है, मैं उस नहीं नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था कि अच्छा, हाँ। मैं कहता फर्क क्या होता है, क्या मर्द ज्यादा लॉजिकली रोमांस को डील करते हैं एज अ राइटर, या खवातीन जो है ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती है? मुझे लगता है मर्द जो है ना ज्यादा ड्रामेटिक होकर आता है। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक होता है, ड्रामेटिक होकर आता है। ओके, ड्रामेटिक होकर आता है, मुझे ये थोड़ा सा फर्क लगता है। ड्रामा मर्द की तहरीर में थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा होता है। मैं लाउड नहीं कह रहा हूं, ड्रामा ज्यादा होगा। हाँ, सही बात है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये चीज अगर आप मेल फीमेल डायरेक्टर्स की भी आप कभी आप सोचे ना, हाँ, कि मेल डायरेक्टर्स कैसे अपने सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं और फीमेल डायरेक्टर्स कैसे हैंडल करती है। बिल्कुल, हाँ, तो आपको वहां पर भी एक वाज़ेह फर्क देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है, अप्रोच का फर्क होता है, लेकिन दोनों के अंदर खूबसूरती होती है। सही है। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी एक्टर्स के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एक्टर्स हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में या फिल्म में जो कि बहुत अच्छे हैं रोमांस करने में? जिस तरह एक ज़माने में और अभी भी शाहरुख खान जो हैं वो किंग ऑफ रोमांस रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो आजकल आपको क्या लगता है कि हमारी वाली इंडस्ट्री में कौन बेहतर लोग हैं जो रोमांस को वाकई समझते हैं, टच करते हैं? अच्छा, एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा और टेलीविजन, पाकिस्तान में जो टीवी है, सिनेमा सच है नहीं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम बड़ा होगा, ये मेरी प्रेडिक्शन आप याद रखिएगा, वो ये है हमारे एक्टर्स की जो रेंज है, अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, हमारे कंटेंट की रेंज जो है ना वो उनके टैलेंट के सामने छोटी है। ओके। जब तक आप किसी एक्टर को एक बड़ा कैरेक्टर नहीं दोगे, एक अच्छा ग्राउंड खेलने को नहीं दोगे, वो कैसे अपने चौके छक्के मारेगा? सही है। तो मुझे लगता है कंटेंट का बड़ा होना बहुत जरूरी। लेट्स सपोज बॉलीवुड से हम देखते हैं, सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। आप उनकी सारा आप उनकी सिनेमा हिस्ट्री उठाएं, हर दौर में उनके एक्टर्स की जो रेंज थी ना, उस रेंज से उनके कंटेंट का रेंज बड़ा होता था। आई एग्री, या सही बात है। अगर अमिताभ का शराबी मुझे आज भी याद है, या दिलीप साहब एज ए देवदास मुझे याद है, शाहरुख खान एज ए देवदास मुझे याद है, आप उनका कंटेंट देखें, उनका कंटेंट बहुत बड़ा था, कि इतना बड़ा कंटेंट था कि एक्टर्स ने उसके अंदर आकर अपनी रेंज दिखाई और उन कैरेक्टर्स को अमर कर दिया। तो पाकिस्तान टीवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है, एज बीइंग अ स्टूडेंट, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, देखिए अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द पाकिस्तानी इंडस्ट्री कि 50-40 ड्रामों में सिर्फ एक ड्रामा नोटिसेबल हो जाता है, या मैक्सिमम 2 ड्रामे नोटिस हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हमारा एक्टर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, हमारा कंटेंट नहीं है, हमारा कंटेंट छोटा पड़ जाता है उनके टैलेंट के सामने, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली तेरे बिन था या बिन तेरा, तेरे बिन था, वो 1 साल में 2 ड्रामे हो गए, बिगिनर्स ऑफ लव स्टोरी। ठीक है, अगेन देखिए, एक क्वार्टर में या एक सेमाई कह ले, या उर्दू में कहेंगे तो शशमाई कहेंगे, 6 महीने तक एक एपिसोड, ठीक है सर, एक ड्रामा हिट हो रहा है ना। नहीं, मैं आपके पॉइंट से अग्री कर रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, वही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाहर हो रहे हैं, क्लिक करेंगे। इश्क मुर्शिद इज ह्यूज, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा क्योंकि आपको रेटिंग भी पता होंगी। इट्स अ ह्यूज 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 शो, और लोग उतने ही दीवाने हैं जितने अभी रिसेंटली जितने भी हिट ड्रामे हुए, बड़े हिट हुए, उन सब की तरह। तो ये बाहर हो रहे हैं। चलें, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और ये मुझे बताइए कि आप जो है जब ये एक आपने डिसाइड किया कि आपने ड्रामा करना है,
तो इसमें इसकी जो कास्टिंग थी उसमें भी आप इन्वॉल्व थे? इसमें कौन से एक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक और बहुत अच्छी कास्टिंग हुई भी है इसकी। देखिए, इश्क मुर्शिद जब लिखा जा रहा था, क्रेडिट गोज टू अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, गीती मसूद। वो होती है मोबाइल एंटरटेनमेंट में, और मोबाइल एंटरटेनमेंट इज लाइक अ होम फॉर मी। वो बिल्कुल मेरे घर जैसा एटमोस्फियर है मेरा। काम करते वहां पर मोमल भाभी के साथ इंटरेक्शन बहुत रहा है, गीती मसूद के साथ बहुत इंटरेक्शन काफी रहा है, हमने बहुत सारा काम किया है, तो मेरा कंफर्ट जोन वहां पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, चूंकि मैं खुद ज्यादा नहीं लिखता, मेरी कंटेंट एजेंसी भी है, मैं लिखवाता भी हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कहते हैं यार कि मुझे आकर लिख लो, तो फिर मैं वो सब्जेक्ट्स मजबूर करते हैं। हाँ हाँ, तो मुझे इश्क मुर्शिद को सुनाया भाभी के साथ, गीती के साथ, हमने डिस्कशन शुरू की, और मैंने एक बात उनसे कही थी कि डायरेक्टर अगर मेरी मर्जी का होगा, एक्टर्स मेरी मर्जी के होंगे, जिनमें आपकी भी मर्जी शामिल होगी, हम फिर बनाएंगे, वरना हम इसको पार कर देंगे। हाँ, ये बात मैंने की थी। तो हमने फिर कंटेंट राइटिंग शुरू की। अच्छा, पाकिस्तान में होता क्या है, मैंने एक और भी लाइन बोली थी, वो कुछ लोगों ने उसको बड़ा गलत ले लिया। अच्छा। होता क्या है, वो शायद आपने नहीं सुनी होगी, मैं उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। होता क्या है, जब आप ड्रामा बनाने जाते हो ना, तो एक्टर्स बिजी होते हैं, तो आप एक ही एक्टर को दिमाग में रख के नहीं जा सकते कि यार ये ड्रामा लिखा जाएगा तो यही एक ही एक्टर करेगा। तो चूंकि 8 से 9 का जो प्राइम टाइम होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, तो उसमें हम 3-4 ऑप्शंस लेकर चलते हैं कि यार अगर हम ये कैरेक्टर लिख रहे हैं तो हम इन 4 में से कोई भी एक्टर अगर अवेलेबल हो गया, या इन 3-4 डायरेक्टर्स में से कोई डायरेक्टर को कहानी समझ में आ गई, हम इसको बनाएंगे। राइट। तो 4 जो एक्टर्स हमने सोचे थे, मैं फिर से कहूंगा, हमजा को बिल्कुल मैंने सोचा था, हमजा अली अब्बासी, बिलाल, वहाज, अहद रजा मीर। गुड चॉइसेस। ये चॉइसेस थी। तो उसपे लोगों को ये लगा कि यार हमने मतलब किसी एक एक्टर को नंबर 1 पे लिखा था, नहीं, चारों नंबर 1 पे थे। क्योंकि देखिए, एयरिंग का लोचा आ जाता है कि ड्रामा बनेगा, फिर एयरिंग पे जाएगा, तो आप 3-4 लोगों के साथ बात करके चलते हैं। सही है। अच्छा, इश्क मुर्शिद के हवाले से एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कि इश्क मुर्शिद जो है, वो जब मैंने पहली बार देखा, उसकी पहली और दूसरी किस्त देखी, तो मुझे बहुत फिल्मी लगा आपको। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप फिल्मों में भी इन्वॉल्व रहे हैं, आपने फिल्में भी बनाई हैं, लिखी हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि इसमें कुछ फिल्मी अंग है इस ड्रामे के अंदर? बहुत ज्यादा है। और वो, अच्छा, मैं जो देखो यार, हम जो है ना, फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। सही बात है। हम अब पाकिस्तान में भी चलो थोड़े सा सिनेमा आ गया बीच में, मैंने 1-2 फिल्में भी बना दी बीच में जी। तो एक शौक तो होता है, तो मुझे फिल्मी स्क्रिप्ट ज्यादा अपील करती है। अच्छा। तो मेरी जो स्क्रिप्ट होती है, उसकी अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर मेरी जो मैच कटिंग्स होती है, ऑडियो मैच कटिंग, वीडियो मैच कटिंग, उसके जो पूरा सीक्वेंस में डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसको एज फिल्म की तरह ही लेकर जाता हूँ। जैसे सीरियल है ना, 26 एपिसोड की, ये 26 चैप्टर्स है मेरे लिए। तो हर चैप्टर का एक एक पॉइंट मेरे जहन में आता है कि इस चैप्टर में ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, एंड दैट इज द रीजन मैं स्क्रिप्ट लिखने में टाइम भी बहुत लेता हूँ। प्रोड्यूसर तंग आ जाता है मुझसे, यार कितना टाइम लेता है लिखने में। अच्छा, तो फिल्म बनाने का दोबारा अब इरादा है आपका? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब भी मौका मिलेगा, जब हालात उस तरीके से नजर आएंगे। लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान की फिल्म के स्टैटिस्टिक्स बहुत डेंजरस है। अच्छा, ये एक अजीब बात नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है बेसिकली कि एक फिल्म जिसने पाकिस्तानी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बिजनेस किया, मौला जट, हमजा अली अब्बासी थे उसमें भी, ये उसके बाद भी हम डाउट क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो उतना ग्रो नहीं कर सकता, या पोटेंशियल रीजन है? हाँ, उसका चक्कर ये है कि अगर आप मौला जट को लेकर जाते हैं, तो मौला जट पिछले 10 साल में एक ही अपने तरह की फिल्म थी जो बन रही थी आफ्टर वार। उसके वार जब 2013 में आई थी, ठीक है, तो उसके बाद उसने मौला जट बनानी शुरू की। और मौला जट का जो बजट था वो भी, चले अगर हम किसी बहस में नहीं जाते, 25+ करोड़ था। तो इतना बड़ा सरमाया, फिर इतनी बड़ी टाइम की इन्वेस्टमेंट, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब साल के सिनेमैटिक कैलेंडर में 47 वीक्स होते हैं,
अगर आप रमजान के 4 वीक्स निकाल लें और मुहर्रम के 2 वीक्स निकाल लें तो 52 वीक्स तो वैसे ही साल में होते हैं, तो सिनेमैटिक कैलेंडर 46-47 वीक्स में होता है कंप्राइज। राइट। तो अब उसमें आपको हर फ्राइडे को फिल्में 2-2 आएंगी, तो पाकिस्तानी सिनेमा कहीं ना कहीं पनपेगा या अपनी जगह बनाएगा। अब अगर 4 फिल्में बन रही है या 6 फिल्म या 10 फिल्में बन रही है, तो 10 फिल्मों से पाकिस्तानी इंडस्ट्री कैसे खड़ी हो सकती है? वो तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल अनलेस कि आपके पास बाहर का कंटेंट इतना सॉलिड आ रहा हो जो सिनेमास को सस्टेन कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाहर का कंटेंट आपका बॉलीवुड ही है, तो जब बॉलीवुड आएगा उसको जगह मिलेगी, ऑडियंस उसकी तरफ आएगी, तो उसके बैकग्राउंड में पाकिस्तानी फिल्में चलना शुरू होंगी और पाकिस्तानी फिल्म। हाँ, लेकिन बताओ चक्कर क्या है, इंग्लिश बोलने वाली 2 कौमें हैं, अमेरिकन एंड द ब्रिटन्स। तो हॉलीवुड का सिनेमा क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। ब्रिटिश सिनेमा उसकी जगह क्यों नहीं ले सकता? वहां के बड़े मेकर्स और डायरेक्टर्स हॉलीवुड जाकर खुद को क्यों स्टैब्लिश करते हैं? उसका रीजन यही है कि ब्रिटेन सिनेमा की जो एक एंट्रोपी है, जो मैक्सिमम साइज तक वो ग्रोथ कर सकती है, वो उसी की रेंज में। जैसे पाकिस्तान में भी अगर आप फिल्म बनाएंगे तो 6-8-10 करोड़ से ऊपर की आपको फिल्म बना ही नहीं सकते। एक्सेप्शनली कोई आ सकता है 10-15 साल में और वो मौला जट बना के निकल सकता है, बट इन जनरली यूनिवर्सली ये बिजनेस उस तरीके से स्टैट्स इसके इतने हेल्दी नहीं है कि आप फिल्म बनाएंगे तो इतना सैटेलाइट राइट बिक जाएगा, डिजिटल राइट आपका बिक जाएगा। वो ऐसा है ही नहीं सीन यहाँ पे। तो 98% फिल्म्स अपनी रिकवरीज नहीं कर पाती। राइट। अच्छा, फिर नंबर ऑफ स्क्रीन्स हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास गिनती के 90-91 स्क्रीन्स हैं। तो सिनेमा इसलिए पाकिस्तान में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसकी एक अच्छी बात यह है कि हमारी जबान जो है वो वही है जो सिमिलर है, जो कि इंडियंस बोलते हैं और समझते हैं। तो ये इंटरनेशनली अब तो पाकिस्तानी फिल्में बाकायदगी से रिलीज होती हैं, हर फिल्म रिलीज होती है। तो आपको लगता है कि उस साइट पे भी गौर किया जा सकता है कि अगर आप लोकली रिलीज अगर हो रही है तो उसका पीएनए कौन बेयर कर रहा है? आप मुझे बताएं, अगर मैं कोई फिल्म बनाता हूं तो बिना पीएनए के मैं यूके या यूएस में अपनी फिल्म कैसे रिलीज करूंगा? अगर वो पैसे भी प्रोड्यूसर ने बेयर करने, तो उसके बाद नंबर्स क्या आते? सिवाय मौला जट के कौन सी फिल्म ने बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस किया? या बहुत पीछे चले जाए, एक आध फिल्म मेरे ख्याल में यूके में उसने अच्छा चली थी होगा। ठीक है, लेकिन उसका पीएनए की कॉस्ट भी तो देखे ना यार। क्या उसको आप पे करना होता है, तो उसकी आपको पहले से एडवांस में पैसे देने होते हैं। तो अच्छा, दूसरा चक्कर क्या कि अगर 2000 का टिकट या 1500 का टिकट आप भी वहां बैठ के या मैं भी यहाँ बैठ के अगर किसी को प्रेफर करेंगे, तो अब शाहरुख की फिल्म देखेंगे या बॉलीवुड के स्टार की देखेंगे या पाकिस्तानी स्टार की देखेंगे? प्रेफरेंस में तो फिर वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये बिजनेस बहुत हेल्दी नहीं है। दैट मेक सेंस। ठीक है जी सर, थोड़ी सी बात करते हैं रफ्ता के बारे में, जिसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन सेम हिसाब से है, लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हैं उसे। तो एज अ राइटर जो है वो आपका जो कंट्रीब्यूशन है और जो तबाही मची हुई है वो हम देख ही रहे हैं। इश्क मुर्शिद में बेहतरीन ड्रामा है। इसी तरह रफ्ता भी बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है। ये जॉनरा भी डिफरेंट लगता है कि कॉमेडी है, फिर आपने उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप जब सिर्फ लिखना है और स्क्रिप्ट दे देना है और जो कैप्टन ऑफ द शिप बनना है और फिर हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी? व्हाट डू यू थिंक, क्या फ़र्क लगता है आपको? देखिए, एज बीइंग अ कैप्टन ऑफ अ शिप इज ऑलवेज बीन अ चैलेंजिंग जॉब देन राइटिंग एनी काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट। ओके, क्योंकि डायरेक्टर पूरे शिप को लेकर चलता है। अच्छा, रफ्ता को डायरेक्ट करने का जितना बड़ा क्रेडिट जाता है वो बाबर जावेद को जाता है। अच्छा, बीजे प्रोडक्शंस के अंदर मैं जॉब भी करता हूँ। राइट, ओके। और बाबर भाई ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी टू डायरेक्ट। मैंने इससे पहले एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी लॉन्ग टाइम बैक, 6-7 साल हो गए। तो उसके बाद टीवी का ये मेरा पहला वेंचर था। तो मैंने बड़ा एंजॉय भी किया और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैंने जाना कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है व्हाइल एग्जीक्यूटिंग समवन्स लाइंस ऑन टू द स्क्रीन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होती है और हैक्टिक होता है। पाकिस्तान में डायरेक्ट करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इट्स लाइक 10 to 10 जॉब। टेलीविजन का जो बिजनेस है ना पाकिस्तान के अंदर, वो 10 बजे कॉल टाइम है, 11:30-12 बजे कैमरा रोल होता है, फिर लंच ब्रेक है, तो फिर 2-3 और ब्रेक्स हैं, और फिर 10-10:30 बजे तक की एक एनर्जी होती है
और उसके बाद कैमरा क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, रमजान की जो सीरीज है पाकिस्तान में वो अमूमन रोम कॉम के गिर्द ही 100% चलती है। सही। और उसके भी जो पायनियर है वो हम टीवी है। हम टीवी की वजह से रमजान सीरीज का एक ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू हुआ। जो पहला मेजर ब्लॉकबस्टर था वो हम टीवी ने दिया था। ठीक बात तो है। उसके बाद से लेकर फिर हर साल रमजान में 4-5 ड्रामे, और जो रफ्ता रफ्ता की बात थी वो ये थी कि वो 7 एपिसोड की सीरीज थी। अच्छा। हाँ, वो की 30 एपिसोड की सीरीज थी नहीं, और आज उसका लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ है। राइट, ये बात वैसे मुझे पता नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये 7 एपिसोड, जो आज रमजान का 27 है, कल 27वां रोजा है, सही है। आज वो खत्म हो गया। ओके, क्या बात है। तो क्या कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। बाबर भाई ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मैंने बहुत लर्न किया, सीखा इस पूरी जर्नी से। एक मजेदार और एक हैक्टिक जर्नी थी। आपकी जो कास्ट है उसकी बहुत वाहवाह हो रही है, चाहे वो जो है वो जूनियर नौमान एजाज हैं या सहीफा हैं। तो इनके बारे में बताइए थोड़ा, आपकी कैसा रहा इनको आपने सिलेक्ट किया, आपने कहा कि ये इन कैरेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये होने चाहिए। हाँ, सेलेक्ट हम सब ने मिलकर ही किया। जावियार एक नया उभरता हुआ पोटेंशियल है, और मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है कि आने वाले 3 से 4 सालों में जावियार मुझे बहुत पीक पे जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके पास सब कॉन्टिनेंट की बेस्ट लुक्स हैं, और सबसे अच्छी बात जावियार की है कि वो एक स्टिफ एक्टर नहीं है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल एक्टर है। और वो सुनने वाला एक्टर है, वो सुनता है, समझता है, बट अभी यंग है। मुझे लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है। अच्छा, डेफिनेटली। अच्छा, सईफा इज अ वेरी जॉली फेलो, और काम के हवाले से बहुत मूडी है। जब दिल करेगा तो वो काम करेगी, जब दिल नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगी। सईफा को अगर कोई कैरेक्टर समझ में आ गया, कुछ कर लिया, तो फिर सईफा कम काम करती हैं, कम काम करती है। हाँ, इट्स ट्रू। तो दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, दोनों बहुत अमेजिंग बच्चे हैं, और मुझे लगता है कि आगे चलकर सईफा अगर प्रोफेशनली ज्यादा करेंगे तो ज्यादा फिर उसका रन होगा। जावियार तो माशाल्लाह से प्रोफेशनल एक्टर के तौर पे काम कर ही रहा है। तो मुझे बहुत मजा आया, और बहुत बहुत बिल्कुल। एक तो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपकी डायरेक्टर की कंट्रीब्यूशन, राइटर की, लेकिन इन दोनों की मेहनत भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। बहुत ज्यादा है, बहुत। सईफा की अच्छी बात ये जो मेरी पर्सनली जो मुझे लगती है कि वो ज्यादा काम नहीं करती, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसको, मुझे लगता है सईफा को ज्यादा काम करना चाहिए, या एटलीस्ट साल की 2-3 प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। और बहुत एंथुसियास्टिक, इम्प्रोवाइजेशनल, कि वो एक मास्टर नहीं है, इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करती है। फिर जिस तरह के एक्टर्स रफ्ता रफ्ता में थे ना, हिना आपा हो गई, वो तो क्वीन ऑफ एक्टिंग, और फिर कॉमेडी बहुत अच्छा करती है, रियान शेख हो गए, और फिर अली गुल बल्ला को भी हमने कैरेक्टर में कास्ट किया था। जी जी, जो बले का कैरेक्टर मुर्शिद में कर रहे थे, आई नो बले। वो भी उन्होंने परफॉर्म किया। एक नई लड़की है अफीफा शेख, उन्होंने बहुत अच्छा किया। फैजान ने बहुत अच्छा काम किया। फैजान इज अ वंडरफुल। मुझे फैजान के बारे में भी लगता है कि वो जिस रेंज का एक्टर है, उसको परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं दिया जा रहा, या उसे मिल नहीं रहा। ही इज एन अमेजिंग एक्टर। फैजान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन अब मुझे लगता है, मैं पता नहीं आप ये अप्रोप्रिएट है ये बात करना कि नहीं करना, कि जो एक्ट्रेस की जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ड्रामों में खासतौर पे, उसके लिए आपकी लुक्स का भी एक कन्वेंशनल लुक होना भी जरूरी है। फैजान को शायद उस जगह कमी पड़ रही है। पूरी दुनिया में अल पचिनो की जवानी से शुरू कर ले, या अंकल डिनेरो जिनको मैं कहता हूँ, रॉबर्ट डिनेरो। मेरे एक दोस्त को कहते हैं रॉबर्ट डिनेरो। अब आप देखिए, अच्छी लुक्स दुनिया के हर सिनेमा या टेलीविजन, जो कि सिनेमा इज द मदर ऑफ टेलीविजन एंटरटेनमेंट, टीवी पे सिनेमा का बाई प्रोडक्ट चलता है। आई एग्री विद यू। यस, सिनेमा से एक कैरेक्टर्स आते हैं, फिर वो बाई प्रोडक्ट की शक्ल में टेलीविजन की स्क्रीन पे आते हैं, और अगेन छोटे बजट पे दिखा देते हैं। ऐसा ही है। सुपरमैन कॉमिक्स से शुरू हुआ, सिनेमा पे गया, फिर टीवी पे आ गया, टीम उठा के देखते। वो सारी जो बड़ी बड़ी सीरीज हैं या मार्वल सिनेमा से आती हैं, वही से आती है। तो दो चीजें हैं, लुक्स का होना मैटर तो करता है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो मैंने उनसे कहा यार कि लुक्स में तुमने मार खाई है, टैलेंट तुम्हारा अमेजिंग। तो नाराज हो गए थे सुनकर। अब ये फॉर्मूला मैंने या आपने तो नहीं बनाया। हाँ, अभी भी है। तो ये फॉर्मूला ना मैंने बनाया ना आपने बनाया। सही है। चाहे टाइटैनिक के रोमांस को उठा के देख ले,
जैक एंड रोज के रोमांस को उठा के देख ले, उन दोनों का खूबसूरत होना, गुड लुकिंग होना बहुत जरूरी था। उस कहानी की लव स्टोरी है तो वो थोड़ा सा शायद जरूरी था। लुक्स मैटर करती है। लुक्स मतलब आप कोई ऐसा एक्टर बता दे जिसकी लुक्स मजेदार ना हो और वो स्टार हो। देखो स्टार का होना, आई नो एक्टर का होना हाँ, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा स्टार बहुत बड़ा एक्टर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एक्टर बहुत बड़ा स्टार बन जाए। अच्छा, मैं स्टार के बारे में ये समझता हूँ कि ये बिरयानी की देग होती है। बिरयानी की देग चाहे जितनी शानदार हो, जो चिकन का पीस है ना वो सलमान खान है। अच्छा। और अगर उसमें वो चिकन का पीस ना हो तो मैं उससे बिरयानी क्यों कहूंगा? फिर तो आलू की बिरयानी बन जाएगी। सही बात। तो स्टार की जो इंपॉर्टेंस है वो है, उसको कोई चैलेंज नहीं। आप ये कह रहे हैं कि स्टार का खूबसूरत होना, हैंडसम होना जरूरी है। देखिए लड़का जवान, देखिए ऑफ कोर्स यही है ना यार, मतलब अगर आप कॉलेज लाइफ में चले जाए यार, होने वाली बीवी ऐसी होनी चाहिए तो होने वाला शौहर ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज तो चलती है ना। मतलब स्टार का गुड लुकिंग, चार्मिंग होना बहुत जरूरी है। सही है। और मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, एक्टिंग उसे चाहे जितनी आती हो, लुक्स उसकी किलिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन फैक्ट है ये ना आपका फॉर्मूला है ना मेरा है। ना आपका फॉर्मूला। हाँ, हम सिर्फ फैक्ट्स स्टेट कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। सर पाकिस्तान में वहीद मुराद उठा के देख ले ना, वो बहुत नदीम साहब को उठा के देख ले, मोहम्मद अली साहब को उठा के देख ले, ये बड़े अपने जमाने के हैंडसम लोग रह चुके। जावेद फवाद खान को देख लीजिए, फवाद खान को उठा के देख ले। फवाद खान एक मतलब उसने बॉलीवुड के एक्टर्स को टफ टाइम दे दिया, उनको भी पॉलिटिक्स करने पे मजबूर कर दिया कि भाई इसको भगाओ, ये तो हमारी रोजी रोटी पे लात मार देगा। उसको नेक्स्ट बिग खान कह रहे थे फवाद खान। ऐसा ही, और फवाद खान इज अ ह्यूज स्टार। और सारे जो बॉक्सेस हैं उनको भी चेक करते हैं, जो चीजें चाहिए आपको एक बड़े स्टार के अंदर, डेफिनेटली। अच्छा, थोड़ा सा अब जो है हमने आपके जो रिसेंट काम है उसके ऊपर तो बात कर ली है, थोड़ी सी आपके बारे में बात करते हैं कि आप जो है वो आपका बचपन और लड़कपन और पढ़ाई और ये सारी चीजें कैसे, क्या किस सीक्वेंस में चली, कहाँ आपका बचपन गुजरा, और किस तरह से फिर आप इवेंचुअली एक राइटर बने और माशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली आई एम अ पठान। In a nutshell, if I describe myself, I am a Pathan guy from Pashir, Balochistan. Oh, nice. तो हमारी फैमिली या हमारे दूर दूर तक के रेडार में भी कोई शोबिज में था नहीं, तो मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक था। अच्छा। मैं एक एक्टर बनना चाहता था, और फिर उसी को परसू करते हुए फिर मैंने रफी पीर को ज्वाइन किया जब मैं लाहौर गया स्टडी के। Okay. रफी पीर थिएटर वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया। फिर वहां से मेरा जो शिफ्ट है वो राइटिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हुआ। वहां जाके समझ में अम्मा ने भी कह दिया था बेटा, फिर अम्मा ने भी कह दिया था बेटा टीवी पे ना आया करो यार, वो खानदान वाले बातें करते हैं। अच्छा। अब ये थोड़ा सा एक था। अच्छा, मेरा भी इंटरेस्ट फिर राइटिंग और डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ चला गया। अच्छा, उस जमाने में ना ही कोई चैनल था, 99-2000 की बात में कर रहा हूं, तो 2005-6 में सैटेलाइट चैनल आना शुरू हुए। तो मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ। आई जॉइन जियो। मैंने पहला सीरियल लिखा 2004 में, समी खान ने डेब्यू किया था उसमें। फिर मैंने जियो ज्वाइन किया, फिर एक आध और सीरियल लिखा, फिर हुमायूं भाई को ज्वाइन किया 2009 में। 6 सिग्मा वजूद में आई थी, और फिर मैंने काफिर लिखा। काफिर मैंने बड़े दिल से लिखा, पाकिस्तान का पहला उस जमाने का बैड बॉय जो कैरेक्टर था, उसका टाइटल ही काफिर था। तो एक एथियस्ट की कहानी थी, और वो उस जमाने से बहुत आगे की कहानी थी वो। तो आई डोंट नो आपने देखा, ये कुछ 2015 में ऑन ईयर हुआ था। तो वहां से बैड बॉयज पाकिस्तान की टीवी में आना शुरू हुए, और आप कितने पॉपुलर हैं। बिल्कुल। और अब बैड बॉयज की अपनी कहानी है। तो हुमायूं भाई का ये जिगरा मैंने देखा, उन्होंने हीरो रहते हुए उन्होंने उस कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया कि मैं ये कैरेक्टर करूंगा। और टाइटल भी उन्हीं की तरफ से आया था, काफिर। हुमायूं भाई ने टाइटल रखा था कि यार सीरियल का नाम जो है ना कुछ और नहीं होना चाहिए, सीरियल का नाम काफिर होना चाहिए। नहीं, मैं समझ रहा, आपने रखा होगा, आपने वो कापर है ये बाद में। मैंने लड़की के कैरेक्टर पे रखा था, इज्जत के नाम पे रखा था। क्या नाम था? इज्जत। ओके। इज्जत था। आयशा खान के कैरेक्टर का नाम उसमें इज्जत था। ओके। तो हुमायूं भाई ने फिर से काफिर किया था। तो काफिर वाज पहला
बैड बॉय ड्रामा कि यार, और उसके बाद तो अनगिनत लोगों ने फिर बैड बॉय बेशुमार, परफॉर्म किया। सो ट्रू। फिर मैंने एक मोहब्बत तुझे अलविदा लिखा था। जी, काश में तेरी बेटी ना होती, एक सीरियल चला था जियो टीवी से, काफी हुमायूं भाई ने उसको प्रोड्यूस किया था, उसको पूरा बहुत अच्छा। क्रिएटिवली मैंने डिजाइन किया था। अ फ्रेंड ऑफ माइन किफायत रुदनी रोट इट, द स्क्रिप्ट, उसको हाँ, क्रिएटिवली मैंने स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से काश में तेरी को बनाया था। तो फिर नाइस, बस काम चलता रहा स्लोली एंड ग्रेजुअली। फिर सिनेमा का एक बुखार आ गया पाकिस्तान में 2013 में, राइट। एंड अगेन क्रेडिट गोज टू बिलाल अशारी जिसने वार बनाई। हम्म, तो फिर वहां से मुझे भी फिल्म बनाने का एक खप था, और वो हर आर्टिस्ट के अंदर होता है, कहीं बिल्कुल। कोने कुदरे में हम्म, सिनेमा होता है। फिर 2-3 साल तो लग ही जाते एक फिल्म बनाने के चक्कर में। तो जिंदगी कितनी हसीन ने बनाई थी मैंने जी, और 3-4 दोस्तों ने मिलके, राइट। ये जानजेब चौधरी साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो हम सब ने मिलके फिर जिंदगी कितनी हसीन है फिरोज खान और सजल को लॉन्च किया था। सजल भी नहीं है। तो मैंने सही। बहुत ज्यादा नहीं लिखा, बहुत चूंकि मैं लिखता पैसों के लिए नहीं हूँ, एक्सक्लूसिवली फॉर मनी आई डोंट राइट, आई राइट द स्क्रिप्ट फॉर माय ओन पैशन। पैसा बैकग्राउंड में चला जाता है, और यही रीजन है मैं बहुत कम लिखता हूँ। जी, जी। अब ये जो इश्क मुर्शिद के 2 चैप्टर्स हैं, इसको लिखने को जरा मेरा दिल कर रहा है कि इसको जरा अच्छा, पेंड आउट किया जाए। हाँ, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो आपका अभी जो है वो क्या कहते हैं, फिल्म के ऊपर हमने अभी थोड़ी पहले भी बात की थी, लेकिन कोई ऐसा आइडिया वाइडिया चल रहा है आपके दिमाग में जो आप फिल्म के बिजनेस को लेकर मैं बहुत निराश हूँ। अच्छा, फिल्म का बिजनेस का मॉड्यूल पाकिस्तान में समझ में नहीं आता ना। आप फिल्म बनाते हो, सैटेलाइट राइट के भी पैसे बहुत कम है, डिजिटल राइट्स के बहुत पैसे कम है, एयरलाइन में 4-5 लाख रुपए में बिक जाते हैं। हाँ, तो फिल्म की जो रिकवरी है ना, दैट इज वेरी रिस्की, नॉट ट्रिकी इन पाकिस्तान। अब प्योर गैम्बल है। दुनिया की कोई भी फिल्म हो, आप उसको बड़े दिल से बनाते हो, चलना ना चलना वो फिर बिल्कुल अलग बात है। लेकिन हर फिल्म पे मेहनत उतनी ही लगती है। मैं ये समझता हूँ हर कामयाब फिल्म पे तकरीबन मेहनत उतनी ही लगती है जो ना चलने वाली फिल्म पे लगती है। एब्सोल्युटली सही बात है। लेकिन इंडिया का फंडा ये है कि वहां पे सैटेलाइट राइट, वहां तो रिलीज होने से पहले ही फिल्म 70-60% प्रॉफिट में हो जाती है। मीडियोकर फिल्म भी सेव कर जाती है ना खुद को। 100%। ये धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में आप देखें, ये सारी पूरे उन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ होता है रिलीज मैं से, कह रहा हूँ कि एवरेज जो बनने वाली फिल्म है ना, जो एवरेज प्रोड्यूसर वो भी कमा लेती है। नॉट धर्मा, नॉट आदित्य, या वो भी अपने अपने पैसे कहीं ना कहीं कोने खुदरों में सेव कर लेते हैं। निकाल लेती है। नो, और फिर आजकल प्रोडक्शन बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, मुझे एक और भी चक्कर ये लगता है कि पाकिस्तान का ड्रामा मेरे लिए अब फिल्म से बड़ा हो गया है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत बड़ी है। आई बॉल्स पाकिस्तानी ड्रामे पे बहुत ज्यादा आती है, सिनेमा पे फुटफॉल उस तरीके से नहीं है। मतलब अगर सिंपल सी मैं आपको स्टैट्स बताऊं, अगर पाकिस्तान में 5 लाख बंदे भी फिल्म देखें तो 25-30 करोड़ का बॉक्स ऑफिस हो जाता है। यानी यहाँ पे 5 लाख बंदा भी फिल्म नहीं देखता तो 5 लाख की टोटल पॉपुलेशन में क्या परसेंटेज बनेगी? मेरे ख्याल में 0.03% की पॉपुलेशन सिनेमा जाती है, 0.03 की पॉपुलेशन जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसकी प्रमोशन पे 1-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं सिर्फ उस 0.03% को कैटर करने के लिए, लाने के लिए 1.5 करोड़ खर्च करें। बिल्कुल नहीं, यू गॉट अ पॉइंट। आप कभी उसको कैलकुलेट कीजिएगा जरा, जमा तफरीक जर्ब कीजिएगा तो आपको बड़े अमेजिंग नंबर्स देखने को मिलेंगे। 5 लाख बंदा, 1000 का टिकट, कितने पैसे बनते हैं? राइट। तो इसलिए टेलीविजन बड़ा मीडियम है इन पाकिस्तान। नहीं, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी टीवी ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी बॉलीवुड है, क्योंकि उसे सब लोग देखते हैं, और ऐसे लोग भी देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे को जो हमारे ड्रामे के साथ खुशकिस्मती ये है कि हमारे जो ड्रामे का जो एक एटायर है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्रॉडकास्टिंग के पर्सपेक्टिव से, 30 एपिसोड का सीरियल होता है। हमारा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। 30 एपिसोड का सीरियल इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा, पाकिस्तान जो रोमांस कर सकता है या रोमांस ड्रामा बनाता लिखा जाता है जी। जो लिखा जाता है और जो एग्जीक्यूट होता है, मतलब अगर ये ट्रांसलेशन फारूक रिंद इस तरीके से ना करते तो इश्क मुर्शिद में इतनी बड़ी हाइप पे तो नहीं जाना था, या उन कैरेक्टर्स में जो केमिस्ट्री बिना छुए उन्होंने रोमांस का एक सैलाब बर्पा कर दिया।
तो ये चीज का जो है ना, कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, इसलिए हमारा ड्रामा चल रहा है और यही कमाल है। और इसी कमाल को प्लीज जारी और सारी रखिए, क्योंकि हम आपके से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं एज अ व्यूअर, और बहुत चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे हमें जो है वो ड्रामे दिखाएं और दिखाते रहें इस तरह ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का। सर एनी टाइम, आप तो आपको तो कभी भी बुला लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग, उम्मीद है कि शो पसंद आया होगा। कोई सवाल हो तो आप जो है बिल्कुल हमसे पूछें, और हमारे गेस्ट से भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट आप सवाल, और तमाम अपने जो आपकी कमेंट्स हैं ज़रूर दीजिए। तो अपने आसपास का ख्याल रखिए लोगों का, और अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और शो में और किसी और गेस्ट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।